स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साइंस प्रैक्टिस सेट श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर आधारित बिहार पुलिस के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और फ्रेंड, इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि 25 सवालों में से आपके कितने सवाल सही हुए और कितने गलत हुए। तो चलिए आज के पहले सवाल पे हम चर्चा करते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। एंजाइम की चर्चा करें फ्रेंड। जो एंजाइम होता है ये आपका एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में एक साथ जुड़े एमिनो अम्ल युक्त प्रोटीन होते हैं। और फ्रेंड, एंजाइम जो होता है आपका ये मानव शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में हजारों एंजाइम उपस्थित होते हैं। और यहाँ पूछा जा रहा है कि एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, तो ये एक प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर बनेगा इस सवाल का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निकट दृष्टि दोष के रोगी को इसके निवारण के लिए क्या चाहिए होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अभियोत्तर लेंस, लेंस प्रत्यारोपण। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, अवतल लेंस का प्रयोग करके इसका निवारण किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष में रोगी को फ्रेंड आपको बता दूं कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देखने में दिक्कत होती है। और फ्रेंड, निकट दृष्टि दोष को एक और नाम से जाना जाता है, इसे मायोपिया कहते हैं। मायोपिया, इस शब्द को भी याद रखेंगे। कभी कभी सवाल इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि मायोपिया किससे संबंधित आपका रोग है? तो ये आपका आंख से संबंधित रोग है। और मायोपिया को भी दूर आपको अवतल लेंस के माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया के नाम से जानते हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पोटेशियम मीटर। तो फ्रेंड यहाँ दो ऑप्शन दिया है आपका, हाइग्रो और हाइड्रो। हाइड्रो और हाइग्रो को लेकर कंफ्यूजन रहता है, तो फ्रेंड एक को हम याद कर लेंगे। सापेक्ष जो आर्द्रता होता है ये आपका हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। और हाइड्रोमीटर जो होता है इसे द्रव का घनत्व मापा जाता है। और तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस प्रकार की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? लाल में, पीला में, नीला में, बैगनी में। यहाँ पे किस प्रकार की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है ये सवाल पूछा गया आपसे, तो बताएंगे फ्रेंड कौन सा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो राइट आंसर बनेगा हमारा चौथा ऑप्शन, बैगनी का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जूल, वाट, डाइन। बताएंगे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कौन सी एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? फ्रेंड याद रखेंगे इस प्रकार के सवाल गलत होने के चांस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं है और जल्दी जल्दी में एग्जाम हॉल में आप क्या करेंगे, नहीं देखते हैं, इसलिए सवाल गलती हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे चुंबकीय तरंग नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है रेडियो, औरक, ध्वनि, परावैगनिक। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ध्वनि। ध्वनि आपका विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत नहीं आती है। विद्युत चुंबकीय की बात करें तरंग की, तो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं ऐसी तरंगें होती हैं जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। और इसमें आपके तरंगें जो शामिल होती हैं उसमें रेडियो तरंग है, सूक्ष्म तरंगें हैं, और रक्त तरंगें हैं, परावैगनिक तरंगें हैं, एक्स किरणें हैं, गामा किरणें हैं। ये आपके विद्युत चुंबकीय के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ध्वनि इसमें शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना, जड़, फल, फूल। तो हल्दी के जिस भाग को हम लोग खाते हैं, जो यूज में लेते हैं, वो आपका कैसा होता है? तना होता है। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। क्वांटम संख्या की बात करें फ्रेंड,
तो क्वांटम संख्या जो होती है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त संख्या के समूह को हम क्वांटम संख्या कहते हैं। और फ्रेंड इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। और फ्रेंड कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 ये होते हैं आपके। तो फ्रेंड ये इनका जो प्रकार होता है ये 4 प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा इसमें से? चौथा ऑप्शन। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये जो 4 प्रकार हैं इसमें मुख्य है, अजीमुथला है, चुंबकीय है, इलेक्ट्रॉन प्रक्रम आपका, ये होते हैं 4 प्रकार। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। NaCl में रिक्त स्थान दे रहा है, आबद्ध होता है आयनिक, सहसंयोजी, उप सहसंयोजक हाइड्रोजन। बताएंगे फ्रेंड क्या राइट आंसर होगा इसका? तो राइट आंसर बनेगा हमारा आयनिक। आयनिक हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एप्सम लवण किसका यौगिक है? बताएंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा? एप्सम लवण जो होता है फ्रेंड, ये आपका इसमें जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। एप्सम लवण को मैग्नीशियम सल्फेट भी कहा जाता है। और एप्सम लवण जो होता है मैग्नीशियम का यौगिक होता है। और यह मैग्नीशियम सल्फर ऑक्सीजन से बना एक रासायनिक यौगिक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड हमारा? सेकेंड ऑप्शन मैग्नीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जर्मन सिल्वर में क्या उपस्थित होता है? तो हमारा जर्मन सिल्वर में जो होता है कॉपर उपस्थित होता है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जर्मन सिल्वर की चर्चा करें फ्रेंड, तो इसमें आपकी कॉपर की मात्रा जो होती है, यहां से भी सवाल पूछता है आपसे, कॉपर की जो मात्रा होती है ये कितने परसेंट होती है? तो याद रखेंगे 60% होती है। और फ्रेंड इसमें आपका जिंक की जो मात्रा होती है, जो जिंक की मात्रा होती है ये क्या परसेंट होती है? तो 20% होती है। और फ्रेंड इसमें और क्या पाया जाता है? इसमें आपका निकेल पाया जाता है। और निकेल की चर्चा करें कि निकेल की मात्रा कुल कितनी होती है इसके अंतर्गत, तो ये भी 20% होती है। तो यहाँ से भी सवाल आपके पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में कॉपर की मात्रा कितनी होती है? 60, जिंक की 20, निकेल की 20। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, यहाँ सवाल आपको मिल सकता है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बाहरी जल का रासायनिक नाम क्या है? डायट्रियम मोनोऑक्साइड, डायट्रियम ऑक्साइड, ट्राइट्रियम ऑक्साइड, टाइट्रियम मोनोऑक्साइड। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन डायट्रियम ऑक्साइड होता है आपके भारी जल का रासायनिक नाम आपका होता है। और इसका प्रयोग आपका मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मानव शरीर में कितने प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार। बताएंगे कितने प्रकार की होती हैं आप? मानव शरीर में कुल कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुल 5 प्रकार की हमारे शरीर में रक्त कोशिकाएं होती हैं। और श्वेत रक्त कणिका को हम और किन किन नामों से जानते हैं फ्रेंड? तो WBC से ही कहा जाता है, WBC। और फ्रेंड इसे ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट ये आपका श्वेत रक्त कणिका ही होती हैं। WBC ल्यूकोसाइट जानते रहेंगे, श्वेत रक्त। और ये मानव शरीर में कितने प्रकार की होती हैं? तो 5 प्रकार की होती हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। पीलिया रोग में रुधिर में निम्न में से किसकी मात्रा बढ़ जाती है? बिलीरुबिन, हीमोग्लोबिन, बाइल अम्ल, पीरुबिल अम्ल। बताएंगे क्या राइट आंसर होगा इसका? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है आपके पीलिया रोग में, रुधिर में। तो पीलिया रोग होता है फ्रेंड जो बिली रुबिन जो होता है
यह पीले रंग का होता है। पीले रंग का एक रंग द्रव्य है जो लाल रंग के कोशिकाओं में विघटित हो जाता है, मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आंख में और त्वचा में जो होता है ये पीला रंग दिखने लगता है पीलियर हो जाने पे। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? अग्नाशय, यकृत, फेफड़ा, वृक्क। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह मानव की सबसे बड़ा ठोस अंग होता है और बड़ी ग्रंथि भी होती है। अगर इसके कार्य की बात करें, यकृत का कार्य क्या होता है, तो यह प्रोटीन संश्लेषण, रसायनों का उत्पादन आदि इसके अंतर्गत शामिल है। अग्नाशय की चर्चा कर लें कि अग्नाशय यह एंजाइम उत्पादन करता है और जो एंजाइम उत्पादन करता है ये आपको पाचन में मदद करते हैं। फेफड़ा का प्रयोग श्वसन के लिए किया जाता है और वृक्क का जो उपयोग है फ्रेंड शरीर में, यह अवशिष्ट अतिरिक्त जितने भी तरल पदार्थ होते हैं जो अवशिष्ट होते हैं शरीर में, उनको बाहर निकालने का कार्य वृक्क के माध्यम से किया जाता है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सेंग्यूओरस है? सर्प, मच्छर, कॉकरोच, केचुआ। सबसे पहले आपको बता दें कि सेंग्यूओरस क्या होता है। सेंग्यूओरस जो शब्द होता है ये क्या होता है, तो ये जो होता है रुधिर आहारी, रुधिर आहारी, जो रुधिर का सेवन करते हैं, रुधिर आहारी, ये आपका सेंग्यूओरस का अर्थ होता है। इसमें कौन ऐसा होगा जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऐसे जानवर जो दूसरे जानवर से रक्त का पोषित होते हैं, उनके द्वारा रक्त लेके पोषित होते हैं, तो उस प्रकार के जानवरों को हम क्या कहते हैं, सेंग्यूओरस कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा मच्छर। मच्छर में भी कैसे मच्छर, तो ये मादा मच्छर, और जोंक भी है आप इसके अंतर्गत ही आती है जोंक। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ये आपका सेंग्यूओरस प्रकार के हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? थायराइड, पीयूष, एड्रिनल, अग्नाशय। बताएंगे। ये बार बार रिपीट होने वाला सवाल है, ये 4 स्टार का सवाल है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम जानते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा विटामिन टोकोफेराल या टोकोफेरिल के नाम से जाना जाता है? ये आपका विटामिन का वैज्ञानिक नाम दिया है, पूछ रहा है किसका वैज्ञानिक नाम है आपका, ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी। तो टोकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डी का रासायनिक नाम बताएं क्या हो जाएगा, तो जानते रहेंगे कैल्सीफेराल होता है। कैल्सीफेराल जो है आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और ए का क्या होता है रासायनिक नाम, तो रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। और बी की चर्चा करें कि B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन। पिछले वाली क्लास में भी हम विटामिन बी से संबंधित B1, B2, B3, B6, B12 जितने भी इनके रासायनिक नाम थे उनको नोट कराए थे, तो इनको याद रखेंगे, यहां से आपको सवाल देखने को मिलते हैं एग्जाम में। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। रिक्त स्थान दे रहा अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, गाय, सुअर, मछलियां, मधुमक्खी। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मधुमक्खी जो होता है एक सामाजिक कीट है, यह एक बड़े ही सुव्यवस्थित परिवार समूह के रूप में आपका मधुमक्खी रहती है और इनका जो श्रम होता है, जो कार्य करने का, इसको भी विभाजित किया गया रहता है। जो आपके ये परिवार के रूप में रहते हैं, सामाजिक कीट भी कहा जाता है मधुमक्खी को, और ये प्रत्येक
जो इनका श्रम होता है, इसमें प्रत्येक मधुमक्खी एक कॉलोनी के रूप में, एक परिवार के रूप में रहती है, जिसमें रानी मछली, सॉरी फ्रेंड, जो रानी मक्खी होती है, ये प्रजनन मादा, यानी प्रजनन मादा जो आपका बच्चे देती है, ये आपका। और इसमें एक और होता है जिसमें श्रमिक यानी गैर प्रजनन, जो आपकी गैर होती हैं, जो आपकी बच्चे नहीं दी रहती हैं, ऐसी मक्खियां जो श्रमिक का कार्य करती हैं। और इसमें एक और प्रकार होता है ड्रोन, जिसे नर आपकी मधुमक्खी होती है। तो इसमें जो आपका श्रमिक होती हैं, उनका कार्य जो होता है रानी मक्खी के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा जो आपके बच्चे दिए रहते हैं, उनकी देखभाल करना इनका कार्य होता है मुख्य रूप से। तो कुल मिला के यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो ये आपकी मधुमक्खी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। न्यूटन की खोज किसने की? चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने, न्यूटन ने। तो न्यूटन की खोज आपकी किसने की थी, बताएंगे? न्यूटन की खोज आपकी पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, चैडविक के द्वारा की गई थी। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और हमारे 5 सवाल बचे हुए हैं। गैस इंजन की खोज किसने की? डेवी ने, चार्ल्स ने, डीजल ने, डेमलर ने। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, चार्ल्स ने आपकी गैस इंजन की आविष्कार की थी, खोज की थी। डेवी ने किसका आविष्कार किया था? तो याद रखेंगे सेफ्टी लैंप का डेवी ने आविष्कार किया था या खोज किया था। डेमलर की बात करें तो ये कार्बोरेटर का इन्होंने आविष्कार किया था, कार्बोरेटर। और डीजल के द्वारा डीजल इंजन का आविष्कार किया गया था। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पहला ऑप्शन दे रहा है पानी जमने पर फैलता है, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर के तापक्रम से ज्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे हमको? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, पानी जमने पर फैलता है, इस कारण बोतल टूट जाती है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम, सोडियम, लोहा, गंधक। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, पोटेशियम आवश्यक होता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। धूप के चश्मे में पावर होती है 1 डायोप्टर, 0 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 0 डायोप्टर होता है आपका। धूप के चश्मे में कोई पावर नहीं होती है। पढ़ेंगे आज के लास्ट सवाल की तरफ। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब, दूध, आंवला, आम। तो खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा ऑप्शन, आंवला में आपके विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह उत्तम स्रोत है विटामिन सी का। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम 25 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों पर चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड, ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, इससे अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। और फ्रेंड, इस सेशन से आप जुड़ने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आपको क्लास की सूचना मिलती रहे। फ्रेंड, जल्दी हम आपको एक नया बैच लेके आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम मिसलेनियस जीके के प्रश्नों को कराएंगे, जिसमें आपके भूगोल, इतिहास, विश्व के इतिहास, आपके पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो फ्रेंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।